Good afternoon, class. गुड आफ्टरनून मैम। हमने फ्लो कंट्रोल टॉपिक पढ़ रहे थे। फ्लो कंट्रोल में आपने डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिए थे, स्टॉप सिंपल प्रोटोकॉल्स के, नॉइसी एंड नॉइसलेस चैनल्स के। पहले वाले नोट्स मिल गए आपको सारे? आप में से किसी ने यूनिट 2 असाइनमेंट, जो असाइनमेंट 2 था वो अपडेट किया है किसी ने? अगर किसी ने भेजा है तो मुझे बता देना, मैं उसके मार्क्स अपडेट कर दूंगी। मैंने देखा नहीं है। मैम वो तो पहले सेंड कर दिया था, बहुत पहले। नहीं, जिन्होंने पहले जो मैंने जब भी बोला था तब तक कर दिया था, आफ्टर दैट तो किसी ने नहीं किया ना आप में से? मैं चेक कर लूंगी। इस बार आपकी सितंबर की अटेंडेंस बहुत कम है आप लोगों की। मैं आप जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनकी बता देती हूँ। कौन कौन प्रेजेंट आप में से? अमन, रोल नंबर 6, आपकी 12 है आउट ऑफ 14, टोटल 14 लेक्चर्स हुए हैं। ठीक है, और कौन है? 9 रोल नंबर, आपकी 11 है। रोल नंबर 23, आपकी 5 अटेंडेंस है ओनली। 24, 11, देन 40, 48, 51। ये दो दो कैसे आ रहे हैं मैम? अगस्त में एक में 15, एक में 12। एक मिनट, जो मैं बोल रही हूँ बस आपको वो देखना है। 40 रोल नंबर आपकी 10 है आउट ऑफ 14, एंड शुभम आपकी 14 आउट ऑफ 14 है, और रोल नंबर 51 आपकी 8 आउट ऑफ 14 है। ठीक है, ये बेटा अगस्त की है। अगस्त में टोटल 12 थे और ये सितंबर की है। ठीक है, एंड असाइनमेंट के मार्क्स भी मैंने आपके लगा दिए हैं जिन्होंने भेजी है। बहुत कम स्टूडेंट्स ने भेजी है। ठीक है, मैं आपको कईयों को सेंड नहीं किया है। दिस इज योर। ये मैडम सबके दिखा दो, हमें तो किसी का पता ही नहीं है। मैं सबके नहीं दिखा सकती ना, मैं सिर्फ अपने दिखा सकती हूँ। आप बाकी टीचर से बोल देना, मैंने अभी कॉमन वाली खोल दी है। जब मैं अपने अलग से इसको दिखा दूंगी मैं आपको बाद में ना। मैम थक गए बोल बोल के, कोई टीचर जवाब ही नहीं देता। मैम दिखा दो, कोई इशू नहीं है ना, उन्होंने वो भी तो भेजे है हमारी ना। परफॉर्मेंस है। वो तो हमारी परफॉर्मेंस है, हमें कोई इशू थोड़ी है। मतलब जिसको इशू होगा फिर आप बाकी टीचर्स को बोलोगे ना कि मैम इतने क्यों लगाए, अब उतने क्यों लगाए। मैं आप पर हमारे बीच रहेगी बात। नहीं, आप मेरे सब्जेक्ट का पूछ लो मुझसे।
ऑलमोस्ट जिन्होंने भेजा है Okay. ना, जिन्होंने भी असाइनमेंट भेजा है 8 9 10 ही लगे हैं अकॉर्डिंग टू योर, मैंने आपको भेजे हैं मार्क्स, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को भेज दिए हैं जिनकी भी चेक हुई है, बट इसमें जो लगाए हैं वो 8 9 10 ही है ऑलमोस्ट। मैम आप अपने ही शो कर दो असाइनमेंट के मार्क्स। अभी नहीं देखे आपने असाइनमेंट मार्क्स? नो मैम, मेरा नीचे था ना 48 है रोल नंबर। मेरे रोल नंबर 10 को ही बताना। 48 आपके 10 10 है दोनों असाइनमेंट्स में। रोल नंबर 10 आपके 9 है और सेकंड में 0 है, आपने सेंड नहीं की होगी। और वो लोग किसको तो पूछना है? टेस्ट भी के आई थिंक टेस्ट भी हुए थे हमारे, उसके मार्क्स। हर चीज से लगे हैं आपके मार्क्स तो। और किसको पूछना है असाइनमेंट के, किसी को पूछना है? मनीष कुमार मैम 23। रोल नंबर 23 आपके 9 एंड 0 है। 24 मैम। 24 आपके 10 एंड 9 है। 40 मैम। 40 10 एंड 0, ठीक है। ओके, टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब अपना। फ्लो कंट्रोल में क्या पढ़ा है हमने, याद है किसी को क्या क्या टॉपिक्स फ्लो कंट्रोल में आपने स्टडी किया है? फ्लो कंट्रोल कैन बी डन बाय 2 वेज। 2 मेथड्स हम यूज करते हैं चैनल्स के अकॉर्डिंग, नॉइसी चैनल्स एंड नॉइसलेस चैनल्स। फॉर नॉइसलेस चैनल्स हमारे पास टू टाइप के प्रोटोकॉल थे। फर्स्ट इज योर सिंपलेस्ट, और कौन सा था आपका? स्टॉप एंड वेट। और जो नॉइसी चैनल्स होते हैं इसमें हमने क्या किया था, सिंपली इनके अपडेशंस कर दिए थे, इसमें इम्प्रूवमेंट्स कर दी थी। स्टॉप एंड वेट ARQ, देन आपका गो बैक एंड ARQ था। ARQ स्टैंड्स फॉर आपका एक दिन ना यहाँ पर ओरल टेस्ट क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे मुझे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। और नेक्स्ट आपका सिलेक्टिव रिपीट ARQ। नेक्स्ट मैंने आपको स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट बता दिया था। इन सब में हमारी क्या यूज हो रही है? स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। उसका कंसेप्ट हम एक बार रीड कर लेते हैं कि कैसे एग्जैक्टली वो वर्क करता है, कैसे आप उसको फॉलो करते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे सिलेक्टिव रिपीट ARQ तक। नेक्स्ट इज योर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। स्लाइडिंग याद है आपको जो मैंने बताया था स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में? Sliding window protocol are data link layer protocols for reliable and sequential delivery of data frame. The sliding window is also used in transmission control protocol. मैंने आपको ये उस दिन डायग्राम दिखाया था स्लाइडिंग विंडो का कि कैसे आप यूज करते हो इस कॉन्सेप्ट को। याद है किसी को कि आपकी सेंडर एंड रिसीवर बोथ साइड पे एक विंडो होती है जो ऐसे बफर यूज करते हैं। सेंडर साइड पे हम इसको बोलते हैं सेंडिंग विंडो एंड एट रिसीवर साइड हम इसको बोलते हैं रिसीविंग विंडो, ठीक है। अब इसमें ये कैसे नंबरिंग वगैरह हम इसको कैसे मार्क करते हैं ये मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्यों है। मैंने एक आपको उस दिन जो सिंपलेस्ट वे से इसको कॉन्सेप्ट था मैं आपको उस लास्ट जो भी लेक्चर था उस दिन बता दिया था मैंने कि कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, कि कैसे इसकी मूवमेंट हो रही है, कैसे ये स्लाइड करती है विंडो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो इस बफर में डेटा को स्लाइड करते हो फ्रेम्स को, इसीलिए हम इसको स्लाइडिंग विंडो बोलते हैं। अब यहाँ से एक बार एग्जैक्टली इसका देख लो कि इसमें नंबर ऑफ बिट्स वगैरह आप कैसे यूज करोगे इसको। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आर योर डेटा लिंक प्रोटोकॉल। ये आपके ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में भी यही बफर्स यूज होते हैं। In this protocol, multiple frames can be sent by a sender at a time before receiving an acknowledgement from the receiver. The term sliding window refers to the imaginary boxes to hold frames. Sliding window method is also known as your windowing.
दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर स्लाइडिंग विंडो। क्या क्या पढ़ा हमने इसमें कि डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स है, ट्रांसमिशन टीसीपी प्रोटोकॉल में भी आप इस कंसेप्ट को यूज करते हो, प्लस जो आपके स्लाइडिंग विंडो है इसमें आपका रिसीवर एंड सेंडर दोनों विंडोज इंक्लूड हैं। ये एक टेम्पररी बॉक्सेस होते हैं इमेजिनरी, जो हम इमेजिन करते हैं डेटा को होल्ड करने के लिए, जिसमें ये जो फ्रेम्स हैं वो आपके स्लाइड करते हैं। In this protocol, in these protocol, the sender has a buffer called sending window. जो sender के साइड पे आपका बफर है, it is known as your sending window, and receiver साइड पे जो बफर है, it is known as your receiving window. ये आपको लर्न करना है, क्योंकि जब आप एक डायग्राम बनाओगे तो दोनों साइड पे आप लिखोगे जो आपका सेंडर होगा वो है सेंडिंग विंडो एंड रिसीविंग विंडो। अब साइज ऑफ द विंडो आप कैसे इसको चूज करते हो, ये एक एग्जाम्पल देखो यहाँ से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेंडिंग विंडो साइज इज 4, अगर आपके जो सेंडिंग विंडो का साइज है 4, तो इसका सीक्वेंस नंबर हम कैसे देते हैं, जो आपके बाइनरी नंबर्स होते हैं ना उन्हीं के अकॉर्डिंग आप 0 से स्टार्ट करोगे सीक्वेंस नंबर को। अगर विंडो साइज 4 है तो सीक्वेंस नंबर क्या होगा, 0 1 2 3, यही सीक्वेंस नंबर चलेंगे। आफ्टर दैट अगेन 0 1 2 3, जितने भी मल्टीपल फ्रेम्स हैं सबके सीक्वेंस नंबर अप टू 4 ही होंगे, क्योंकि एक टाइम में 4 फ्रेम्स ही आपके सेंडिंग या रिसीविंग विंडो में आ सकते हैं। तो आपका डिपेंड करता है कि सीक्वेंस नंबर क्या होंगे जो आपका सेंडिंग विंडो का साइज है। सपोज 5 होता तो क्या नंबर्स होते, 0 1 2 3 4 तक, 0 से शुरू हो रहा है इसीलिए 1 लेस होगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट, इसमें जो इस नंबर को आप 2 की टर्म्स में लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं, 2⁻²। तो इसमें हम सीक्वेंस नंबर्स को शो करने के लिए कितने बिट्स यूज करते हैं, 2 बिट्स। तो 0 को हम क्या लिखते हैं, 0 0, 1 को 0 1 एंड 2 को 1 0, 3 को 1 1। तो 2 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं आपके सीक्वेंस नंबर को जनरेट करने के लिए। अगर सपोज यहाँ पर 8 होता तो 2⁻³ अप टू 0 to 7 आपके सीक्वेंस नंबर जाते, और इसमें आपको बिट कितनी रिक्वायर्ड थी, 3 बिट्स। ये समझ में आया है कि कैसे हम नंबर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। यस क्लास, मैम रिपीट कर दो एक बार। देखो अगर आपका n बिट फील्ड है, n बिट मतलब सपोज आपको ये बिट्स दी हुई हैं, n बिट है, इनको हम सपोज मान रहे हैं कि दीज आर योर n बिट्स। 0 0 में कितनी बिट्स हैं, हमें यहाँ से तो पता चल रहा है 2 बिट्स, बट हम मान के चल रहे हैं कि अगर n बिट का सीक्वेंस नंबर है आपके पास, तो सीक्वेंस नंबर कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, कैसे डिसाइड करना है, दिस इज अ फॉर्मूला फ्रॉम 0 to 2⁻n-1। अब ये मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल बता देती हूँ। सपोज 2 बिट्स हैं, दैट मीन 2⁻²। 0 to 3, यहाँ पर ये फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो कहाँ तक सीक्वेंस नंबर जाएंगे, 3 तक। यहाँ पर बोला हुआ है कि विंडो का साइज 4 है, कि एक बार में आप 4 फ्रेम्स को सेंड कर सकते हो, तो आपके सीक्वेंस नंबर कहाँ तक जाएंगे, जो भी आपका टोटल साइज है उससे 1 लेस। क्यों लेस बोल रहे हैं हम, नंबरिंग क्यों लेस बोल रहे हैं, बिकॉज 0 से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो। तो 0 1 2 3, इतना समझ में आया। जो भी यस मैम। ठीक है, जो भी विंडो का साइज है उससे सीक्वेंस नंबर आपके 1 लेस रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हो। और सेकंड, जितना भी विंडो का साइज है उसकी 2 की पावर में उसको रख लो, उतने बिट का आपका सीक्वेंस नंबर होगा। क्योंकि अगर आपको 4 तक लिखना है, सॉरी 3 तक लिखना है, तो क्या होगा, 3 को आप 1 1 लिख सकते हो, 0 1 1, तो थर्ड बिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे। सपोज आपको 7 लिखना है, तो 7 कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 3 1s रिक्वायर्ड होते हैं। यस और नो। यस मैम। समझ नहीं आ रहा आप लोगों को। सपोज मेरा जो सेंडिंग विंडो का साइज है इट इज 8, ठीक है। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि नंबर ऑफ बिट्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी सीक्वेंस नंबर को लिखने के लिए, तो आप 8 को ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर में इसको लिख लोगे, जो भी आपका नंबर है 2⁻3। तो कितनी, जो भी n है ये n बिट्स है, ये n है आपका। तो क्या
2 की पावर n हो जाएगा, जो n है उतने नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी सीक्वेंस नंबर को लिखने के लिए। सपोज ये 8 है तो आपकी सीक्वेंस नंबर कहाँ तक जाएंगे, 2n-1, यानी कि 0 to कहाँ तक लिखोगे आप सीक्वेंस नंबर 7, और 7 को लिखने के लिए 3 बिट्स रिक्वायर्ड है। तो ये समझ में आ रहा है क्या बता रही हूँ मैं यहाँ पर? नहीं? यस मैम, आ रहा है। ओके, अब इसका डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये। इन्होंने विंडो का साइज 4 लिया है, 4 लिया है तो सीक्वेंस नंबर हमारे क्या है, 0 1 2 3, 3 तक जा रहे हैं। अगेन जब ये वाले फ्रेम्स आपके सेंड हो जाएंगे तो आप दोबारा से सेम सीक्वेंस नंबर का यूज करते हैं, अलग अलग हम सीक्वेंस नंबर नहीं लेते हैं, वो प्री डिसाइडेड होता है सारा कुछ। सपोज ये आपके फ्रेम्स हैं जो आपको, जिनका एक्नॉलेजमेंट अभी रिसीव करना है, जिन जिनका एक्नॉलेजमेंट आता जाएगा हम उनको यहाँ से डिसगार्ड करते जाते हैं, क्योंकि और भी फ्रेम्स होते हैं जो क्यू में वेट कर रहे होते हैं मूव करने के लिए ट्रांसमिशन चैनल पे। सपोज यहाँ पर अभी किसी का भी ट्रांसमिट नहीं हुआ था एक्नॉलेजमेंट, अगर 0 और 1 का एक्नॉलेजमेंट आपने सेंड कर दिया तो ये यहाँ से डिस्कार्ड हो गए और यहाँ से आपने और 2 फ्रेम सेंड कर दिए, ये यहाँ पर शो होता है। ये स्लाइड कर रही है विंडो, इसको आप स्लाइडिंग विंडो बोल रहे हो, इसीलिए ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि सेम सीक्वेंस नंबर चलेंगे, जिनका एक्नॉलेजमेंट आता जाएगा आप उस उन 2 फ्रेम्स को या उस एक फ्रेम को जिसका भी आ जाएगा उनको डिस्कार्ड कर दोगे और उस स्लाइडिंग विंडो को मूव कर दोगे ताकि हम और 2 फ्रेम सेंड कर पाए। दिस इज ओनली कंसेप्ट जो आप पूरा आपने ये यूज किया था अपने स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स में। सिंपल है, ज्यादा लॉजिक्स मत लगाओ, इसको सिर्फ देखो ध्यान से, आपको क्लियर हो जाएगा। विंडो का साइज 4 है, 0 से 3 तक फ्रेम है, 1 2 3 4, हमेशा 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ये है इसमें। जैसे से फ्रेम से एक्नॉलेजमेंट आता जाएगा हम इसको मूव करते जाएंगे। आपको 2 का एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया तो आपने इसको, और यहाँ पर जैसे रिसीव हो गया तो हम क्या कर रहे हैं, इसको फर्दर और 2 फ्रेम्स हमने सेंड कर दिए। ठीक है, यस मैम। और किसी को भी कोई डाउट है क्लास में से? अभी तो सिर्फ ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल पे आपका कौन कौन वर्क करता है, गो बैक एन ARQ एंड सिलेक्टिव रिक्वेस्ट ARQ, याद है ये आपको? भूल चुके हो सब? इनमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी स्टॉप एंड वेट में, कि हमें जैसे फर्स्ट जो था आपका बेसिक स्टॉप एंड वेट, इसमें क्या था कि जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा आप नेक्स्ट फ्रेम भेज ही नहीं सकते। तो इसमें ड्रॉबैक थी कि CPU आइडियल रहता है, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा फ्रेम भेज ही नहीं रहे, वो डेटा जा ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने फर्दर आपके ये स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट यूज किया था और उसमें आपके जो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं उनको यूज किया था। तो इसमें हमारे स्टॉप एंड वेट के बाद आपके पास 3 कंसेप्ट और आए थे, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट और रीट्रांसमिशन। पॉजिटिव में था कि अगर रिसीवर सपोज रिसीवर को करेक्ट मिल गया तो वो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है, अगर कुछ उसमें डेटा लॉस है या कोई आपका फ्रेम नहीं मिला तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है। अगर सपोज कुछ भी नहीं आया टाइम आउट पीरियड तक, आपको कोई भी रिसीव ही नहीं हुआ है एक्नॉलेजमेंट, तो हम क्या करते हैं, पूरा फ्रेम रीसेंड करते हैं, रीट्रांसमिट करते हैं। तो स्टॉप एंड वेट ARQ में हमने क्या किया था, ARQ स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। एक टाइमर चला दिया था, ठीक है, काउंटर स्टार्ट कर दिया था जिसमें आप ट्रैक रखोगे कि कितने टाइम तक आपका एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा। तो इसका ड्रॉबैक क्या था इस वाले का, स्टॉप एंड वेट ARQ का, कि हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पूरा का पूरा फ्रेम दोबारा भेजते थे। ठीक है, लाइक हम क्या कर रहे हैं, फाइनाइट टाइम के लिए जो भी आपने टाइमर लगाया है उस टाइम के लिए वेट कर रहे हैं। एक फ्रेम भेजा फिर एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, बेशक स्टॉप एंड वेट की तरह अनलिमिटेड टाइम तक नहीं कर रहे, एक पर्टिकुलर टाइम तक कर रहे हैं, बट स्टिल इतने टाइम में सिर्फ आपने एक सिंगल फ्रेम भेजा और उसके बाद आप वेट कर रहे हो। तो ये भी एक इसकी ड्रॉबैक थी कि इसमें जो ट्रांसमिशन डिले था वो बहुत ज्यादा हो रहा था।
तो उसको हमने रिमूव करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या यूज किया था, गो बैक NARQ। इसमें क्या था, हम मल्टीपल फ्रेम्स को सेंड कर देते हैं, एक फ्रेम की बजाय मल्टीपल फ्रेम्स एक साथ सेंड करते हैं और फिर उनका वेट करते हैं एक्नॉलेजमेंट का। इसका ड्रॉबैक क्या था कि अगर आपने क्या किया, फ्रॉम फ्रेम 0 to 4 सेंड कर दिए और आप एक पर्टिकुलर टाइम तक क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो सबके एक्नॉलेजमेंट का। सपोज करो एक्नॉलेजमेंट 0 और 1 फ्रेम का टाइम पे आ गया, बट उसके बाद हमें रिसीव नहीं हुए, तो हम क्या करते हैं, जितने भी बाकी बचे थे ना फ्रेम 2, 3, 4 सबको रीसेंड करते हैं। तो ये भी आपकी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट थी कि जो भी नहीं आया उन सबको भी हम क्या कर रहे हैं, सबको ही रीसेंड कर रहे हैं। सपोज फ्रेम 1 तक आपको एक्नॉलेजमेंट पर्टिकुलर टाइम में आ गया, फिर हमने कुछ भी नहीं देखा कि 3 का आया, 4 का आया, चेक ही नहीं किया, 2 का नहीं आया था, तो हमने क्या किया, सबका दोबारा से सबको रीसेंड कर दिया। तो इसकी ये ड्रॉबैक थी कि इतने सारे फ्रेम्स अगर हम अगर सपोज वो पहुंच गए, मे बी थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट में डिले हो रहा हो, बट हम स्टिल क्या कर रहे हैं, दोबारा से भेज रहे हैं, तो हमारी यहाँ ट्रांसमिशन कॉस्ट डबल हो रही है डेटा को सेंड करने की। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या लिखा, यूज किया था, सिलेक्टिव रिपीट ARQ, कि हम क्या करते हैं, सिलेक्टिव, सबको ना भेज के सिर्फ सिलेक्ट करके भेजते हैं कि जिसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा सिर्फ उस फ्रेम को रीट्रांसमिट करोगे, सबको नहीं करोगे। सपोज यहाँ पर 0 और 1 का आ चुका था, 2 का टाइम पे नहीं आया, बट हम और अपने नेक्स्ट फ्रेम भेज लेंगे, फ्रेम 5 भेजा, अपने फ्रेम 6 भेजा, और सिर्फ 2 को हमने रीट्रांसमिट किया, बाकी हमने 3 और 4 को नहीं किया। 3 और 4 के लिए आपने जो उसका टाइम पीरियड था तब तक वेट किया, तो उनका जो एक्नॉलेजमेंट था वो आपको रिसीव हो गया। तो अननेसेसरीली हम सारे फ्रेंड्स को नहीं भेज रहे, ठीक है, सिर्फ 2 को आपने रीसेंड किया। अब आपको समझ में आए, दोबारा से रिकॉल हो पाए सारे? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है आपका, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आपके हैं मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स कि डिफरेंट, अगर आपको हमेशा हमें क्या करना होता है, मल्टी एक्सेस करना होता है चैनल को। क्यों करना होता है, क्योंकि मल्टीपल जरूरी, आपका कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ट्रांसमिशन चैनल पे सिंगल यूजर हो, मल्टीपल यूजर्स होंगे ही। तो उसको एफिशिएंटली यूज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल एंड चैनलाइजेशन मेथड। चैनलाइजेशन मेथड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, FDMA, TDMA, CDMA। फुल फॉर्म पता है आपको? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 1। इसमें हम क्या करते हैं, इन तीनों चैनल में आपके जो चैनल की बैंडविड्थ है उसको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कोड्स। अब आपको ये वाले पढ़ने हैं, 2 मेथड्स जो हैं। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल मींस कि अगर आपको चैनल को विदाउट कोलिजन एक्सेस करना है तो डिफरेंट उसके क्या वेज हैं, आप कैसे कैसे कर सकते हो। क्या ऑब्जेक्टिव है आपका कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन टाइम, minimization of collision and avoidance of crosstalk. This is the objective of your multiple access protocol. ठीक है, क्योंकि आपने डेटा लिंक लेयर में फ्रेमिंग पढ़ लिया है, एरर कंट्रोल पढ़ लिया है, फ्लो कंट्रोल पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा क्या था, मल्टीपल एक्सेस। इजीली आप विदाउट एनी कोलिजन, विदाउट एनी जो आपका डैमेज है डेटा का, उसके बिना हमें मल्टीपल एक्सेस कराना है। तो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट थे, फीचर्स थे डेटा लिंक लेयर की, सर्विसेज थी, उसमें से हम 4th पढ़ रहे हैं। आपने डिटेल में फ्रेमिंग पढ़ लिया है, एरर कंट्रोल पढ़ लिया है, फ्लो कंट्रोल पढ़ लिया है। नेक्स्ट वन इज योर मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल मीन्स क्या है, इफ देयर इज अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, then data link control layer is sufficient. However, if there is no dedicated link present, then multiple stations can access the channel simultaneously.
दिस इज द प्रॉब्लम कि कोई डेडिकेटेड लिंक नहीं होता बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। मल्टीपल स्टेशंस चैनल को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। किस लिए? ताकि मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करके आप डिक्रीज कर पाओ कोलिजन को एंड टू अवॉइड द क्रॉस टॉक्स। ठीक है, एक एग्जांपल है इसमें। In a classroom full of students, when teacher asks a question and all the students start answering simultaneously, then a lot of chaos is created. Then it is the job of the teacher to manage the student to make them answer one at a time. इसका मीनिंग क्या हुआ? सिंपल ये एग्जांपल है एक क्लासरूम का ही, कि अगर सब एक साथ बोलेंगे सारे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? किसी की भी बात समझ नहीं आएगी, किसी का भी डेटा सेंड नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स क्या हुए यहाँ पर? स्टेशंस हुए, कि सारे के सारे स्टेशंस अगर एक साथ डेटा को सेंड करने लगे तो क्या होगा? सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा या ओवरलैप हो जाएगा, किसी का डेटा किसी के पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर हम, तो जो जॉब है टीचर की, वो आपका कौन कर रहा है वो काम? मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं सारे स्टेशंस को, सो दैट वन स्टेशन जब भी टाइम फ्री हो तब वो डेटा को सेंड कर पाए। क्लियर है? समझ में आया मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल का यूज क्या है और व्हाई? यस मैम। ठीक है, ओके। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल फर्स्ट। अब मैं एक ओवरव्यू बता देती हूँ आपको दोनों का कि इनमें डिफरेंस क्या है। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल मीन्स क्या होता है? कोई फिक्स टाइम नहीं है इसमें। रैंडम मीन्स कुछ भी फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स स्टेशन नहीं है कि कब कौन भेजेगा, ये इसमें डिसाइडेड नहीं होता। बट इन केस ऑफ कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल इसमें एक फिक्स टाइम एंड फिक्स स्टेशन होता है। डिफरेंस क्लियर है दोनों में? फर्स्ट इज योर रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, सेकंड इज कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल। रैंडम मीन्स रैंडमली आप चैनल को एक्सेस करते हो, एंड इन केस ऑफ कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल हम एक फिक्स टाइमिंग या जो भी आपको गिवन शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सेस करते हैं इस वाले प्रोटोकॉल में। तो जो आपके फर्स्ट कैटेगरी है, इट इज ऑफ 4 टाइप्स: अलोहा, सीसीएमए, सीसीएमए सीडी एंड सीसीएमए सीए। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, मैम सीसीएनए कहाँ लिखा हुआ है? सीसीएनए नहीं बोला मैंने आपको, अच्छा। सब में सीएसएमए है, सॉरी सीएसएमए। ठीक है, ये Yes, आपका जनरल है, देन इसको इम्प्रूव किया है कोलिजन डिटेक्शन लगा के, देन कोलिजन अवॉइडेंस। ये इम्प्रूव मतलब इनके इम्प्रूव्ड वर्जन है। फर्स्ट अलोहा है सीसीएम में, अलोहा में भी प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, इसके टाइप्स पढ़ेंगे हम। सीएसएम में है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, सीएसएम में स्टैंड्स फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। सीएसएम में कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस with your collision detection, carrier sense multiple access with your collision avoidance. These are 4 types. Random access protocol assign uniform priority to all connected nodes. Any node can send data if the transmission channel is ideal. No fixed time or fixed sequence is given for data transmission. इसका जो नेम है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, इसी नेम से आप इसको याद रखोगे कि कोई भी फिक्स आपको टाइम या सीक्वेंस गिवन नहीं है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। पूरा डेटा लिंक लेयर जो आप पढ़ रहे हो, पूरा कंप्लीटली डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए पढ़ रहे हो। जो फिजिकल लेयर में आपने इससे पहले वाली यूनिट में पढ़ा था, उसमें जो फिजिकली हम चैनल यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। अब उस चैनल पे से आपको डेटा सेंड करना है। ठीक है, तो अब डेटा लिंक लेयर में कैसे वो डेटा सेंड हो रहा है उस चैनल पे से, वो हम पढ़ रहे हैं पूरा। तो अपने दिमाग में एक पिक्चर बना के, एक व्यू बना के आप इसको समझोगे तभी समझ में आएगा। एज ए टॉपिक समझोगे तो क्लियर नहीं होगा।
अब उस डेटा को सेंड करने के लिए आपको कोई भी कोलिजन नहीं चाहिए, आपको अपना डेटा सेफली पहुंचाना है, तो हम ये डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स और प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, यूनिफॉर्म प्रायोरिटी टू ऑल कनेक्टेड नोड्स मींस कोई भी ऐसा आपके जितने भी स्टेशंस हैं, क्लाइंट्स हैं, नोड्स हैं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं दिया जाता, ऑल आर सेम। एक यूनिफॉर्म प्रायोरिटी होती है सबकी, कोई भी डेटा, कोई भी नोड कभी भी अपना डेटा सेंड कर सकती है अगर उसको लगता है कि ट्रांसमिशन चैनल आइडियल है। ठीक है, कंट्रोल्ड एक्सेस में मैंने जैसे बोला कि कंट्रोल्ड एक्सेस होता है, दैट मींस वो एक नोड को अलाउ करती है एक टाइम पे, जो भी उसको पर्टिकुलर टाइम दिया है उसी टाइम आप डेटा को सेंड कर सकते हो। जो आपका फर्स्ट रैंडम एक्सेस था उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल। कंट्रोल्ड एक्सेस में हमारे पास 3 टाइप है, रिजर्वेशन, पोलिंग एंड टोकन पासिंग। और लास्ट आपका चैनलाइजेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी बैंडविड्थ आपकी ट्रांसमिशन चैनल की अवेलेबल है उसको डिफरेंट मेथड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट नोड्स को या स्टेशंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप था अलोहा। ठीक है, अलोहा में आपके 2 टाइप्स हैं, प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा। अब अलोहा एक नाम है, सिर्फ ऐसा कोई वो नहीं है कि कुछ अलग से इसको है, सिर्फ एक आपने एक प्रोटोकॉल को एक नेम असाइन कर दिया है, दैट्स इट। इसके 2 फीचर्स क्या हैं आपके रैंडम एक्सेस के, नो फिक्स टाइम फॉर सेंडिंग डेटा, और सेकंड वन क्या है, नो फिक्स सीक्वेंस ऑफ स्टेशंस रिक्वायर्ड। तो अलोहा में आपका क्या होता है, इट इज ये वायरलेस लैन के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं, और प्लस मल्टीपल स्टेशंस ट्रांसमिट करते हैं सेम टाइम पे डेटा। जैसा अभी आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि आपको नहीं पता कि ट्रांसमिशन मीडियम पे आपने कोई सेंसिंग नहीं की कि क्या हो रहा है, सिर्फ आप अपना डेटा ट्रांसमिट करने से मतलब रख रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास कोलिजन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वो जो मेथड होता है, दिस इज अलोहा, जो हम ओवर द वायरलेस ट्रांसमिशन करते हैं। प्योर अलोहा में हमने इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, इम्प्रूवमेंट क्या की है, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऐड कर दिया है कि जब भी कोई स्टेशन सेंड करेगा डेटा, वो एक एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करेगा। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता, जो भी आपने एक टाइम डिसाइड किया था, तो उस केस में हम वो क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई भी रैंडम टाइम चूज करता है, कोई इसमें भी कोई काउंटर नहीं सेट किया, जब तक उसका मन करेगा उसने वेट किया, देन वो क्या करेगा, डेटा को रीसेंड करेगा। दिस इज प्योर अलोहा। अब इसमें क्या कर रहे हो आप, कैसे आप इसमें कोलिजन अवॉइड कर रहे हो, आप बोलोगे कि अभी तो हमने ये पढ़े थे ऊपर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, रैंडम टाइम का रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम चूज कर रहे हैं, तो हम इसमें पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि जितने भी स्टेशन होंगे कभी भी वो एक टाइम तो चूज ही नहीं करेंगे रैंडम, किसी का कुछ होगा, किसी का कोई भी रैंडम टाइम हो सकता है। तो इसमें पॉसिबिलिटी हम लेके चल रहे हैं कि हर एक स्टेशन डिफरेंट टाइम के लिए वेट कर रहा है, तो मे भी कोलिजन को हम डिक्रीज कर पा रहे हैं। ठीक है, ये अजम्पशन है। एक बार मैं रीड कर देती हूँ। When a station sends data, it waits for an acknowledgement. If the acknowledgement doesn't come within the allotted time, then the station waits for a random amount of time called back of time. उस time को हम कहते हैं back of time. Then resends the data. Since different station wait for different amount of time, the probability of further collision decreases. Clear है class ये? Yes, ma'am. Okay. नेक्स्ट है हमारा स्लॉटेड अलोहा। स्लॉटेड अलोहा में हमने क्या किया है, इसको इम्प्रूव किया है। सिंपल अलोहा में क्या था कि हम इसमें कोई भी एक्नॉलेजमेंट का कंसेप्ट नहीं था। सिंपल आप क्या कर रहे हो, डेटा को सेंड कर रहे हो जब कोई भी रैंडम टाइम पे, सारे स्टेशन जब उनको लग रहा है कि आपका चैनल फ्री है, तो वो क्या करेंगे, डेटा को सेंड करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें थोड़े कोलिजन के चांसेस ज्यादा थे, मे बी सारे सेम टाइम पे डेटा को सेंड कर दें। तो हमने इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया बाय यूजिंग प्योर अलोहा। इसमें एक्नॉलेजमेंट का कंसेप्ट डाला, प्लस एक्नॉलेजमेंट एक पर्टिकुलर टाइम तक नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम कॉल्ड बैक ऑफ टाइम के लिए वेट करते हैं,
और इसमें हम अज्यूम करते हैं कि सारे स्टेशंस का जो वेटिंग टाइम है वो डिफरेंट होगा, तो इससे कोलिजन डिक्रीज होगा। एंड इन केस ऑफ स्लॉटेड अलोहा आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर देंगे पूरे चैनल को, उसी टाइम स्लॉट में आप क्या करोगे, डेटा को सेंड करेंगे एक पर्टिकुलर स्टेशन। तो इसमें कोलिजन हम और ज्यादा रिड्यूस करते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक पढ़ना, अलोहा तक। नेक्स्ट जो CSMA है वो हम कल पढ़ेंगे। आपका बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस हो गया है क्लास? हम हो रहा है ऑलमोस्ट लाइक थर्ड यूनिट पे, हम किसी में फोर्थ यूनिट पे भी हैं। ओके ओके, मुझे पता चला कि सबका कंप्लीट हो गया आपका, मैंने कहा। नो मैम, अभी तो हम मतलब एक दो सब्जेक्ट में हम यूनिट सेकंड पे भी हैं, ओके तो वो इंटरलिंक्ड है, तो एज लाइक वो थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो चुका है, कहने का मतलब